इमरजेंसी पॉइंट जिसको रोगी को अगर अस्थमा अटैक आ रहा है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हल्का से इसको इस तरीके से दबाएंगे। पॉइंट पे आपको ये मैग्नेट लगाते हुए इसको चिपका देना है। सरसों के तेल में आप कपूर डाल दीजिए। आप अजवाइन की टी ले सकते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं। अपने पिलो कवर को चेंज करें। जो पाइप नली होती है वो सिकुड़ जाती है और पीठ में एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अंजलि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एंड योगा सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, अस्थमा का अटैक आता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बहुत अच्छे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसको आप यूज करके अपने इस अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको एक्टिवेट करके आप अपनी इसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में आपको मैं एक इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी जिसको अस्थमा का अटैक आता है और उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो वो एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी जिसको तुरंत करने से आपको रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सके। और भी डिजीज़ के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है तो वो घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर सके एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा। अस्थमा यानी दमा, हमारे शरीर को 24 घंटे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो हमारे शरीर में श्वास का कार्य करता है वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी जो श्वसन प्रणाली होती है वो हमारे वायु मार्ग को फैलाता है, यानी जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो हमारा कार्य करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हमारे इस ऑक्सीजन लेवल में यानी हमारा जो वायु मार्ग होता है उसमें कुछ अवरुद्ध आ जाता है, जैसे कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, सिकुड़न आ जाती है, ऐंठन हो जाती है, ये किसी भी प्रकार की सूजन आ जाती है, तब हमारी बार तो उसको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है, जिस वजह से हम प्रॉपर तरीके से हवा को बाहर नहीं निकाल पाते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और रोगी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। जब रोगी को श्वास बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी श्वास नली और ज़्यादा सिकुड़ने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हैं 2 पाइप से, जो एक नॉर्मल पाइप से उसमें अच्छी तरह से आप ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि एकदम जो हमारा डायग्राम होता है, हमारे जो श्वास लेने का जो वायु मार्ग होता है, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो इस तरीके से होता है। जब व्यक्ति को प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, यानी सिकुड़न, श्वास लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, तो जो दूसरा पाइप है इनफेल पाइप, उसमें आप देख सकते हैं जो पाइप का जो मार्ग है वो सिकुड़ गया है, उसमें सूजन आ जाती है और जब व्यक्ति को हवा लेने की जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण से रोगी हवा को अंदर नहीं ले पाता है और ना ही उसको छोड़ सकता है, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। कारण ये है कि उसको इन्फ्लामेशन ज़्यादा फैल जाता है, उनका इन्फेक्शन फैल जाता है और सिकुड़न की वजह से उसमें सूजन भी आना स्टार्ट हो जाती है। जब रोगी को ये प्रॉब्लम होने लगती है तो रोगी प्रॉपर तरीके से श्वास को नहीं ले पाता, उसको बेचैनी सी महसूस होती है, कई बार तो उसको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है, उसको घुटा घुटा सा महसूस होता है और उसकी छाती में जकड़न सी हो जाती है, जकड़न होने लग जाती है, पीठ में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। कई बार व्यक्ति रात को सो नहीं पाता है और कभी कभी तो उसको बैठे बैठे पूरी रात निकालनी पड़ती है। कई बार उसको खांसी की समस्या हो जाती है कि उसको लगता है कि खांसने से मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है और कई बार रात में भी बहुत ज़्यादा उनको खांसी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये बहुत सारे ये कारण है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक इमरजेंसी पॉइंट जिसको रोगी को अगर अस्थमा अटैक आ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो रात को नहीं सो पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि जो हमारा बॉडी पोस्चर है, मैंने इमेज में भी मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा बॉडी पोस्चर है यानी जो हमारा गर्दन का ये पार्ट है, गर्दन के पार्ट में जब हमारा यहाँ पे जो खड्डा पड़ता है, अगर हम इस तरीके से ये करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक खड्डा पड़ रहा है, इस खड्डे को हमें एक्टिवेट करना है। फिंगर की हेल्प से आपको इसको हल्का सा दबा के रखना है और इसको छोड़ना है। हल्का सा इसको इस तरीके से दबाएंगे और छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा इस तरीके से दबाया है और छोड़ सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है CV22। इस तरीके से आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो आप देखिएगा जिन रोगी को, जिन पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है वो इस पॉइंट को एक्टिवेट करके उनको तुरंत रिलीफ मिल सकता है।
अगर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो रहा है तो इस पॉइंट को आपको कंटिन्यूसली 5 सेकेंड तक इसको एक्टिवेट करना है, पॉइंट को दबाना है एंड छोड़ना है। 5 से फिर इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और 30 सेकेंड तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो समस्या आ रही है, सांस लेने में जो समस्या आ रही है, उसमें आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनके गले में इन्फेक्शन रहती है, वो भी ये पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं CV22, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी पॉइंट को मैं आपको हाथ के ऊपर भी बताने वाली हूँ, आप हाथ के ऊपर भी इस पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जो हमारे हाथों के ऊपर है। तो वो कौन से पॉइंट है मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पॉइंट आपके दोनों हाथों में रहेंगे। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड में जो आपका थंब एरिया है, थंब एरिया का जो ये फर्स्ट जॉइंट और जो सेकंड जॉइंट के बीचों बीच मैंने ये एक पॉइंट कर रखा है। इस पॉइंट का नाम है CV22। इसी से जस्ट नीचे आते हुए ये आपका एक पॉइंट रहेगा, यानी आप जब इस पॉइंट से मेजरमेंट करेंगे 2 फिंगर्स का, तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है CV17। ये आपके किसी भी तरीके का आपके अस्थमे में जैसे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, श्वास नली में आपका इन्फ्लामेशन फैल रहा है, आपकी सिकुड़न हो रही है, तो इस पॉइंट को भी एक्टिवेट करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर के ऊपर। इंडेक्स फिंगर में जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है और जो सेकंड जॉइंट है, इस सेकंड जॉइंट से जस्ट ऊपर आपका ये पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट का नाम है LU6। इसी तरीके से इंडेक्स फिंगर के बैक साइड आएंगे। बैक साइड में जो आपका फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए आपको ये मैं पॉइंट बता रही हूँ। इंडेक्स फिंगर से जस्ट नीचे ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है SI6। इसी तरीके से हम मिडल फिंगर पे आएंगे। मिडल फिंगर का जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा लिटिल फिंगर की साइड। इस पॉइंट का नाम है K7। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, किसी भी प्रॉप की हेल्प से आपको इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। आपको कम से कम 5 मिनट्स इन पॉइंट को एक्टिवेट करना है। इस तरीके से आप इनको दबाते हुए, डीप प्रेशर देते हुए इनको छोड़ना है। हर एक पॉइंट पे आपको इस तरीके से इसको दबाना है और छोड़ना है। अब हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, जो हमारी एनर्जी को घटाना है और बढ़ाना है। तो वो कौन सा मैग्नेट है जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम में हमारे लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, जो ये म्योल मैग्नेट है, ये एक तरफ से येलो है और दूसरी तरफ से ये वाइट पार्ट है। तो जहाँ पे हमें एनर्जी को घटाना है वो पॉइंट है आपका CV22, जो मैंने आपको ये बता रखा है। इस पॉइंट का नाम है CV22। तो यहाँ पे हम एनर्जी को घटाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पेपर टेप लेंगे। पेपर टेप पे म्योल मैग्नेट का वाइट पार्ट लगाएंगे और जहाँ ये पॉइंट कर रखा है, इस पॉइंट पे आपको ये मैग्नेट लगाते हुए इसको चिपका देना है। अब दूसरी जगह हमें क्या करना है, सबको एनर्जी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, म्योल मैग्नेट का येलो पार्ट लगाएंगे और जहाँ पे भी ये पॉइंट कर रखा है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेट लगाते हुए इसको चिपका देना है। फ्रेंड्स, रात को आपको लगा के सोना, अर्ली मॉर्निंग आपको इसको रिमूव करना है। आप देखिएगा कि आपकी जो अस्थमे की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब कुछ मैं चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट है उनको ये फॉलोअप्स करने बहुत ही ज़रूरी है, यानी उनको प्रिकॉशंस रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि अगर आपके रूम में, बेडरूम में आपका कारपेट है तो उस कारपेट को आप एकदम साफ सुथरा रखें। हो सके तो आप उस कारपेट को वहाँ से हटा दें, क्योंकि अगर बेडरूम के अंदर आपका कारपेट है तो वो धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिस कारण से जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड फ्रेंड्स, जो तकिया है, कम से कम आप ध्यान रखिए कि अगर आपका तकिया आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको साफ रखें, यानी हफ्ते में आप 3 से 4 बार आप अपने पिलो कवर को चेंज करें। और आप बेड, आपका जो गद्दा है, उस गद्दे पे आप किसी भी वाटरप्रूफ कवर को करके रखिए, क्योंकि गद्दे में से भी जो डस्ट होती है, आपकी बेडशीट में जो डस्ट होती है वो साफ़ सुथरी रखें। यानी आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपनी बेडशीट को भी चेंज करें और वीकली वॉश भी कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, आप अपने रूम को साफ़ सुथरा रखें। अगर आपके रूम में या किचन में इंसेक्ट आ रहे हो, कीड़े आ रहे हो, क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो इंसेक्ट और कीड़े होते हैं उनके जो पंख होते हैं, उनके पंखों से कुछ ऐसे प्रोटीन छिड़कते हैं
जिसकी वजह से जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो वॉक करने अगर जाता है, कहीं गार्डन में जाता है, पेड़ पौधे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो हो सके वो घर पे आके पहले नहाए, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से कुछ ऐसे पॉलिन गिरते हैं जिसकी वजह से जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अपने जहाँ जिस एरिया में आप बैठते हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, उस एरिया को आप साफ़ सुथरा रखें, धूल मिट्टी ना हो और पॉल्यूशन वाले एरिया से बचे, तो आपको जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और आपकी उस प्रॉब्लम में सुधार होगा। फ्रेंड्स, खाने में आपको क्या लेना है, आपको 2 ऐसी टी लेनी है जिसकी वजह से आपकी जो अस्थमे की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग ग्रीन टी ले सकते हैं वो दिन में 2 टाइम्स ग्रीन टी लें। उससे क्या होता है कि जो उनकी अस्थमे की जो प्रॉब्लम है, यानी जो श्वास नली उनकी सिकुड़ रही है, उसमें आराम मिलेगा और श्वास प्रॉपर तरीके से आपकी श्वास नली में जा सकेगा। तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, आप अजवाइन की टी ले सकते हैं। अजवाइन को आप 1 टीस्पून, आपको 1 गिलास पानी में उसको बॉयल अच्छे से करना है और हल्का गुनगुना करके पानी उसको सिप सिप पीना है। आप उसको खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं या फिर आप उसको रात को सोते समय भी ले सकते हैं। तो ये 2 टी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो स्पेशली जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट है उनको। साथ में फ्रेंड्स, आप विटामिन ए वाली चीज़ें लें। आप गाजर का ज़्यादा यूज़ करें। आप गाजर को सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। गाजर को बहुत अच्छा सोर्स माना गया है अस्थमा पेशेंट के लिए। और सेकंड फ्रेंड्स, आप मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड वाली चीज़ें खाएं। जितनी भी रंग बिरंगी हरेदार पत्ते वाली जो सब्जियां होती है आप उनको ज़्यादा खाइए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि आप जब रात को सोते हैं तो हमारा जो सरसों का तेल होता है, उस सरसों के तेल में आप कपूर डाल दीजिए और उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए जब तक आपका कपूर मेल्ट ना हो जाए और वो हल्का तेल गुनगुना रह जाए। तब आप उसको क्या करिए, अपने चेस्ट पे और कमर पे उसको लगा के सो जाइए और उसको कपड़े से ढक लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा।